सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां एक आम मुलाकात होती है किसी से और कोई शख्स ऐसी अजीब और असहज बातें करता है कि तुरंत ये फैसला कर लिया जाता है कि इस इंसान से जिंदगी में दोबारा कभी वास्ता नहीं रखना। हाँ, जो कि एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। मतलब अगर कोई असहज करे तो एग्जैक्टली पर यहाँ ट्विस्ट है। ठीक 7 साल बाद उसी शख्स के प्राइवेट द्वीप पर यानी आइलैंड पर परिवार और दोस्तों के साथ लंच किया जा रहा हो, तो ये कैसे होता है? ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर अल्ट्रा रिच लोगों की दुनिया में ये पावर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। सही कहा। और क्या ये किसी तरह का पागलपन है या फिर इन हाई प्रोफाइल सर्कल्स का एक नियमित हिस्सा है? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझे हुए जाल को समझने की कोशिश करेंगे, जहां ताकत और पैसे के आगे आम इंसान की समझ और लॉजिक अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं। और इस धुंधलेपन को साफ करने के लिए आज हमारे पास जो मटेरियल है वो सीधे हाउस ओवरसाइट कमेटी के ताज़ा ट्रांसक्रिप्ट्स और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के उन लाखों दस्तावेजों से निकल कर आता है, जो कि लेट जेफरी एप्स्टीन और उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं, राइट? बिल्कुल। और इन नए ट्रांसक्रिप्ट्स में 2 बहुत ही बड़े और प्रभावशाली नाम सामने आए हैं जिन पर आज हम फोकस करेंगे। पहले हैं यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक और दूसरे हैं गेटवे कंप्यूटर्स के को-फाउंडर टेड वॉइट। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को या फैक्ट्स को गिनना नहीं है, बल्कि उन मैकेनिज्म्स को समझना है कि आखिर इतने बड़े और समझदार लोग इन शक्तिशाली और असहज नेटवर्क्स के ऑर्बिट में कैसे फंसे रहते हैं। लेकिन इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी समझती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, प्लीज बताइए। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष यानी चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग उसका समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हालांकि सोर्सेज बताते हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यानी बाय पार्टिसन लेवल पर इस्तीफे की मांगे आईं। राइट, इस्तीफे की मांग दोनों तरफ से हुई। हाँ, पर फिर भी हमारी ये चर्चा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इन फैक्चुअल दस्तावेजों पर ही आधारित होगी। ये बहुत जरूरी क्लियर करना था, और इसके साथ ही ये स्पष्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि एप्स्टीन के पीड़ितों द्वारा लुटनिक या वाइट पर किसी भी तरह के गलत काम या अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। सही कहा। हम यहाँ किसी क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्सेस, इन्फ्लुएंस और उस सोशल प्रॉक्सिमिटी की मैकेनिक्स को डिकोड कर रहे हैं कि आखिर सोसाइटी के हाईएस्ट लेवल्स पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से। हार्वर्ड लुटनिक और जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क में पड़ोसी थे, जो कि नॉर्मली एक काफी आम बात है। हाँ, आम बात लगती है। लुटनिक ने कांग्रेस को अपनी गवाही में बताया कि 2005 में उन्हें और उनकी पत्नी को एप्स्टीन के घर पर इनवाइट किया गया था। कॉफी हुई और उसके बाद उन्हें घर का एक टूर दिया गया। और बस यहीं से ये कहानी एकदम अजीब मोड़ लेती है। एग्जैक्टली, क्योंकि टूर के दौरान उन्हें एक खास कमरा दिखाया गया जहां एक मसाज टेबल रखी थी और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां यानी कैंडल्स जल रही थीं। अब अगर हम इस पर गौर करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने घर का टूर देते वक्त लिविंग रूम दिखाना, आर्ट कलेक्शन या लाइब्रेरी दिखाना एक बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है। हाँ बिल्कुल, वो वही तो दिखाते हैं। ये वाली बात लगती है। मेरी समझ से ये एक पावर मूव भी हो सकता है, ये देखने के लिए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। सही पॉइंट है। और इस असहज स्थिति में लुटनिक ने एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा एप्स्टीन से कि आप कितनी बार मसाज लेते हैं, जिसका जवाब काफी डिस्टर्बिंग था। हाँ, एप्स्टीन का जवाब था कि हर रोज और बिल्कुल सही तरह की मसाज, यानी एवरीडे एंड द राइट काइंड ऑफ मसाज। लुटनिक ने कमेटी को बताया कि उन्हें ये इन्वेंडो बहुत ही ऑफ पुटिंग या असहज लगा, जो कि किसी को भी लगेगा। बिल्कुल। और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का बहाना बनाया और अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि वो अब इस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। अगर इसे एक आम जिंदगी की एनालॉजी से देखें तो ये एक नाइटमेयर नेबर स्टोरी जैसी लगती है ना। हाँ, एकदम जैसे पड़ोसी के यहाँ लेने कुछ गए, वहां कुछ बेहद अजीब और क्रीपी देख लिया और फिर डिसाइड कर लिया कि अब इनकी डोरबेल कभी नहीं बजानी। एग्जैक्टली। पर कहानी यहाँ खत्म क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरी नजर में, कि अगर एक स्टेटमेंट सुनकर रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया था तो फिर उसके बाद कनेक्शंस क्यों टिके रहे? क्योंकि देखो, एलीट दुनिया में रिश्ते तोड़ने का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं होता जैसा आमतौर पर समझा जाता है। यहाँ मैं एक स्पेस एनालॉजी यूज करना चाहूंगी। स्पेस एनालॉजी, ओके, बताइए। हाँ, एप्स्टीन का नेटवर्क एक ब्लैक होल की तरह काम करता था।
आम जिंदगी में अगर पड़ोसी अजीब है तो हम बस उससे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस अल्ट्रा वेल्दी दुनिया में जहां एक्सेस, पावर और इन्फ्लुएंस ही सबसे बड़ी करेंसी है, वहां संपूर्ण दूरी बनाना लगभग नामुमकिन सा होता है। मतलब आप चाहे भी तो दूर नहीं जा सकते। एग्जैक्टली एक बार जब कोई उस इवेंट होराइजन के करीब आ जाता है, यानी उन्हीं सर्कल्स में उठना बैठना शुरू कर देता है, तो उस नेटवर्क की सोशल ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। फिजिकल दूरी बनाने की कोशिश के बावजूद उस ऑर्बिट से बाहर निकलना आसान नहीं होता। और ये सोशल ग्रेविटी कितनी पावरफुल होती है, ये हमें उन जस्टिस डिपार्टमेंट के लाखों डॉक्यूमेंट्स और हाउस ओवरसाइट कमेटी के ट्रांसक्रिप्ट्स को कंपेयर करने पर साफ दिखाई देता है। दस्तावेजों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया इस पॉइंट पे। वही तो मैं बता रहा था। एक तरफ लुटनिक ने कांग्रेस को गवाही दी कि 2005 में मसाज रूम वाली घटना के बाद उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए थे। उन्होंने बस इतना माना कि 2011 में पड़ोसी होने के नाते स्कैफोल्डिंग यानी इमारत की मरम्मत वाले ढांचों को लेकर एक मीनिंगलेस चर्चा जरूर हुई थी। पर दस्तावेज कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट के दस्तावेजों ने एक बड़ा विरोधाभास खड़ा कर दिया। खुलासा ये था कि 2012 में लुटनिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ कैरिबियन में एप्स्टीन के उस प्राइवेट द्वीप पर थे। यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। ये ट्रांसक्रिप्ट्स तो पूरी तस्वीर को ही बदल देते हैं। मतलब 2005 में असहज महसूस करके किसी के घर से भाग खड़े होना और 2012 में उसी शख्स के प्राइवेट आइलैंड पर जाना, वो भी परिवार के साथ। हाँ, ये दिखाता है कि जो दिखावे की दूरी होती है और जो असल प्रॉक्सिमिटी होती है, उसके बीच का फासला कितना बड़ा हो सकता है। और यहाँ से ना चर्चा सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और थोड़ी डरावनी भी। डरावनी कैसे? देखो, लुटनिक का कहना है कि द्वीप पर उन्हें एप्स्टीन के स्टाफ ने इनवाइट किया था, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि बिना किसी प्रायर कम्युनिकेशन के एप्स्टीन के स्टाफ को अचानक ये कैसे पता चल गया कि लुटनिक अपने परिवार के साथ सेंट थॉमस में छुट्टियां मना रहे हैं, जो कि द्वीप के काफी करीब है। एग्जैक्टली। लुटनिक का खुद का कोट है यहाँ कि बिना सालों के किसी कम्युनिकेशन के उसे अचानक कैसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये दरअसल अनसेटलिंग है। ये सच में अनसेटलिंग है और इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। एप्स्टीन ने अपने आसपास के पावरफुल लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ था। सर्वेलेंस का सिस्टम। बिल्कुल। सर्वेलेंस यानी लोगों की मूवमेंट पर नजर रखना, उसके लिए एक पावर टूल था। जब उसने लुटनिक को उनकी छुट्टियों के दौरान ट्रैक करके इनवाइट भेजा, तो वो सिर्फ एक सॉफ्ट इनविटेशन नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था कि मेरी नजर हर जगह है। बाप रे। पर मैं यहाँ एक जोर का पुशबैक देना चाहता हूँ इस चीज पर। कैसा पुशबैक? अगर कोई व्यक्ति ये एहसास करे कि उसका कोई अजीब पड़ोसी जिसके घर से वो सालों पहले असहज होकर निकल आया था, वो अचानक किसी वेकेशन डेस्टिनेशन पर ट्रैक कर रहा है बिना बताए, तो उसके आइलैंड पर लंच करने जाना तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। मैं तो वहां से सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर वापस अपने घर आ जाऊंगा। आम इंसान तो यही करेगा, बिल्कुल। पर यहाँ क्या होता है, लुटनिक, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, एक और कपल और उनके बच्चे प्लस उनका स्टाफ, ये सब उस आइलैंड पर जाते हैं। ये सच में अजीब फैसला लगता है। और लुटनिक ने कमेटी को बताया कि उन्होंने द्वीप पर सिर्फ बाहर लंच किया, वे कभी अंदर नहीं गए। और उनका बयान था कि लंच बहुत ही उबाऊ यानी बोरिंग था और हम वहां से निकल गए। इन सब के बाद ही लुटनिक पर इस्तीफे का दबाव पड़ा। पर सवाल वही है, आखिर लोग इस आकर्षण या मजबूरी से क्यों नहीं बच पाते? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल डायनामिक है मेरी नज़र में। अल्ट्रा वेल्थी सर्कल्स में लोगों को आम चीज़ों का फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फॉर्मो नहीं होता। उन्हें फॉर्मो होता है पावर के एपिसेंटर से बाहर रह जाने का। वाओ, ये पॉइंट बहुत सॉलिड है, पावर का एपिसेंटर। हाँ, क्योंकि एप्स्टीन के पास दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट और बिलियनियर्स का एक्सेस था। जब कोई व्यक्ति ग्लोबल पावर के इतने बड़े नेक्सस पर बैठा हो, तो उसके इनविटेशन को ठुकराना अपने आप में एक सोशल रिस्क बन जाता है। तो मतलब आत्मरक्षा की जो फीलिंग होती है वो एक्सेस की भूख के आगे दब जाती है, एक्सेस की चाहत के आगे कमजोर पड़ जाता है। और रही बात अंदर ना जाने और सिर्फ बाहर लंच करने की, तो ये खुद को दी गई एक साइकोलॉजिकल तसल्ली होती है, एक झूठी बाउंड्री। हाँ, आप अपने दिमाग में एक झूठी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि मैं तो अंदर गया ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि आप फिजिकली उस आपराधिक नेटवर्क के सबसे बड़े बेस पर मौजूद थे। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है?
एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लोग कैसे उस नेटवर्क में खींचे चले आते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस प्राइवेट द्वीप, उन प्रॉपर्टीज और इस पूरे नेटवर्क का प्रबंधन आखिर कर कौन रहा था? उस ब्लैक होल के अंदर का आर्किटेक्चर कौन संभाल रहा था, ये जानना भी जरूरी है। और यहीं पर हमारी चर्चा मुड़ती है ट्रांसक्रिप्ट्स के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, जिसमें गेटवे कंप्यूटर्स के को-फाउंडर टेड वेट और गिस्लेन मैक्सवेल के रिश्ते का जिक्र किया गया है। जी, ये कनेक्शन पिछले वाले से बिल्कुल अलग और मैं कहूँगी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि वेट ने कमिटी को बताया कि उन्होंने 2004 से 2010 तक गिस्लेन मैक्सवेल को डेट किया था, जो बाद में एप्स्टीन की कन्विक्टेड को-कॉन्स्पिरेटर साबित हुई। और ये एक सीधा रोमांटिक रिलेशनशिप था। इस गवाही में मैक्सवेल के किरदार की असली सच्चाई सामने आती है कि वेट के अनुसार मैक्सवेल सिर्फ एक सोशलाइट नहीं थी, बल्कि वो एक एस्टेट मैनेजर की तरह एप्स्टीन की तमाम प्रॉपर्टीज और स्टाफ का पूरा ऑपरेशन संभालती थी। और इस डायनामिक में जो डिस्कम्फर्ट या असहजता है, वो किसी आम इंसान के नाइटमेयर जैसा लगता है, लेकिन एक बिलियनर के स्केल पर। वेट ने कांग्रेस को बताया कि मैक्सवेल और एप्स्टीन पहले डेट कर चुके थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जरा स्थिति को सोचिए। वेट उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे थे, जो अपने ही शक्तिशाली एक्स बॉयफ्रेंड के लिए काम कर रही थी। वेट ने यह भी नोट किया कि एप्स्टीन का मैक्सवेल पर एक बहुत बड़ा प्रभाव, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। और उसकी तरफ हमेशा एक अजीब सी श्रद्धा से देखती थी वो। एग्जैक्टली, शी ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। अगर एक और एनालॉजी दूं यहाँ, तो सोचिए कोई व्यक्ति एक ऐसी लड़की को डेट कर रहा है जिसका बॉस उसका बहुत ही पावरफुल और अमीर एक्स बॉयफ्रेंड हो। ये तो सच में रेड फ्लैग वाली स्थिति है। दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग। तो फिर गेटवे कंप्यूटर्स जैसी कंपनी खड़ी करने वाले एक बिलियनर टेक फाउंडर के लिए ये स्थिति कितनी अजीब रही होगी। उसने इस रेड फ्लैग को देखते हुए भी कैसे इग्नोर कर दिया। यहीं पर एप्स्टीन के सिस्टम ऑफ कंट्रोल की असली तबाही सामने आती है। एप्स्टीन ने सिर्फ अपने एसेट्स का नेटवर्क नहीं बनाया था, उसने लोगों को कंट्रोल करने का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सिस्टम बनाया था। सिस्टम ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल। उसने मैक्सवेल को अपने से फाइनेंशियली और इमोशनली इतना बांध दिया था कि मैक्सवेल की आज़ाद पहचान लगभग ख़त्म हो चुकी थी। वेट का ये देखना कि मैक्सवेल उस पर इतनी डिपेंडेंट थी, असल में उस मास्टर मैनिपुलेशन को देखना था, जिसे शायद वो उस वक्त पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए। हाँ, ये एक ऐसी डिपेंडेंसी थी जो आगे चलकर उनके पूरे आपराधिक एम्पायर का फाउंडेशन बनी। और यहाँ मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है इस वक्त। क्या सवाल है? टेड वेट एक टेक विजनरी हैं, राइट? उनका पूरा करियर डेटा पॉइंट्स को देखने, पैटर्न्स पहचानने और सिस्टम्स बनाने पर खड़ा है। फिर ये कैसे संभव है कि 6 साल तक जिस्लेन मैक्सवेल के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद उन्हें एप्स्टीन के इन भयानक अपराधों की भनक तक नहीं लगी? ये सुनने में अजीब लगता है, पर दस्तावेज इसको एक्सप्लेन करते हैं। वही मैं सोच रहा था कि एक टेक माइंड अपनी घर के आसपास चल रहे इस अंधेरे पैटर्न को देखने से कैसे चूक गया। ट्रांसक्रिप्ट्स यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन का हवाला देते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी अपनी जिंदगी, लोगों और जानकारी को अलग अलग एयरटाइट डब्बों में बंद करके रखना। इलीट सोसाइटी में ये एक बहुत ही कॉमन सर्वाइवल टूल होता है मेरी समझ से। एयरटाइट डब्बे मतलब जानकारी को ब्लॉक कर देना? हाँ, आप जानना ही नहीं चाहते कि दूसरे कमरे में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि जानकारी आपको लीगली और मॉरली लायबल बना सकती है। वाओ! दस्तावेज इस कंपार्टमेंटलाइजेशन की ज्योग्राफी को भी बड़ा साफ करते हैं। वेट कैलिफोर्निया में रहते थे और मैक्सवेल मुख्यतः न्यूयॉर्क में। उन्होंने गवाही में बताया कि 6 साल के रिश्ते के बावजूद उन्होंने कभी एक साथ घर साझा नहीं किया। दोनों कोस्ट पर अलग अलग रहना एक तरह का बफर क्रिएट करता है। बिल्कुल बफर बन जाता है। वेट ने किसी भी गलत काम को देखने से इनकार किया और ये जोर देकर कहा कि उनका एप्स्टाइन के साथ इंटरेक्शन बेहद सीमित या लिमिटेड था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वेट को मैक्सवेल के उस आइलैंड पर जाने तक की जानकारी नहीं थी। और इस कॉन्सेप्ट के साथ एक और प्रिंसिपल जोड़ा है जिसे हम प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, थोड़ा इसको आसान शब्दों में बताइए। इसका मतलब है सिचुएशंस को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि बाद में आप आसानी से और पूरी सच्चाई के साथ कह सकें कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। क्या फिजिकल दूरी जैसे कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क का फासला एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर सकता है जहां एक पार्टनर दूसरे की सीक्रेट लाइफ को बिल्कुल ना देख पाए? अगर दोनों अलग रहते हैं
तो हाँ, शायद। एब्सोल्युटली कर सकता है। जब आप महीनों तक अलग रहते हैं और हर चीज़ अनशेयर्ड होती है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट खुद ब खुद एक सहूलियत बन जाता है। ट्रांसक्रिप्ट्स में एक घटना ऐसी है जो इस कंपार्टमेंटलाइजेशन की पीक को दिखाती है। जब फ्लोरिडा में एप्स्टीन ने एक नाबालिग के साथ वेश्यावृत्ति के मामले में अपना जुर्म कबूला था, तब उस केस में गवाही देने के लिए मैक्सवेल को कोर्ट से सबीना आया था। यानी कानूनी तौर पर टेस्टिफाई करने का बुलावा। हाँ, एक सख्त कानूनी बुलावा। वेट और मैक्सवेल उस वक्त डेट कर रहे थे। वेट ने बताया कि उन्होंने मैक्सवेल के साथ इस कानूनी मामले पर चर्चा की थी। मैक्सवेल उस सबीना को लेकर काफी स्ट्रेस थी, लेकिन उसने किसी भी तरह की शामिलियत से साफ इनकार किया था। और वेट ने उसकी बात मान ली। वही तो। अब सोचिए, जिस पार्टनर के साथ आप हैं उससे कन्विक्टेड अब्यूजर के केस में गवाही के लिए बुलाया जा रहा है, और फिर भी अलार्म बेल्स नहीं बजी। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ मुड़ना होगा। पैटर्न रिकग्निशन अपनी जगह है, पर जब बात रिलेशनशिप्स की आती है तो लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है उन पर भरोसा करना जिनसे हम जुड़े होते हैं। भरोसा अंधा होता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, जब मैक्सवेल ने वाइट की आंखों में देखकर किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, तो वाइट ने उस पर विश्वास करना ही चुना। यहाँ एक और बड़ा फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो क्या है? हालांकि एप्स्टीन का नेटवर्क सालों से चल रहा था, पर मैक्सवेल को पब्लिकली 2020 तक फॉर्मल तौर पर को-कंस्पिरेटर चार्ज नहीं किया गया था, और वेट और मैक्सवेल का रिश्ता 2010 में ही खत्म हो चुका था। ये टाइम गैप काफी बड़ा है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन को कितनी सफाई से और कितने लंबे समय तक साइलोड यानी छुपा कर रखा गया था। ये सब एक पजल की तरह है, जहां हर टुकड़ा अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है। तो इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ आखिर क्या निकलता है? इन हाउस ओवरसाइट ट्रांसक्रिप्ट्स और जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स ने क्या सिखाया? मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ज़रूरी नहीं कि कोई किसी डायरेक्ट जुर्म में शामिल हो। सही पॉइंट है। बिना किसी इलीगल एक्टिविटी के भी सिर्फ इन शक्तिशाली आपराधिक और असहज नेटवर्क्स के ऑर्बिट में फिजिकल रूप से जाने पर नाम सालों बाद पब्लिक स्क्रूटनी का हिस्सा बन सकता है। हाँ, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी अपने आप में सवाल खड़े करती है। हावर्ड लुटनिक का 2005 में असहज होने के बावजूद 2012 में उस प्राइवेट द्वीप पर जाना, और टेड वेट का मैक्सवेल के एक्स बॉयफ्रेंड के प्रभाव का एक अजीब डायनामिक देखने के बावजूद 6 साल तक रिश्ता रखना, ये दोनों हाई प्रोफाइल उदाहरणें इस बात का सटीक प्रमाण हैं। और ये प्रमाण है कि इलीट सर्कल्स में एक्सेस यानी पहुंच और इग्नोरेंस यानी अनजानता दोनों कैसे एक साथ हाथ में हाथ डाले चलते हैं। दोनों सिनेरियोज में हमें एक क्लियर पैटर्न दिखता है। एक आकर्षण का पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जहां पावर का आकर्षण और उस सोशल प्रॉक्सिमिटी को मेंटेन करने की चाहत लोगों को आम इंसानी लॉजिक और आत्मरक्षा के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देती है। यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या सामने वाला असहज कर रहा है। एलीट दुनिया में सवाल ये नहीं होता कि क्या सामने वाले का बिहेवियर अजीब है। सवाल दरअसल ये होता है कि क्या उस अजीब बिहेवियर को बर्दाश्त करके जो एक्सेस मिल रहा है वो उसकी कीमत चुकाने के लायक है या नहीं। और जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, कई बार लोग उस एक्सेस की कीमत को पहचान नहीं पाते जब तक कि वो सच में चुकानी ना पड़े। बिल्कुल सही कहा। इस बात से सुनने वालों के लिए भी एक बहुत गहरा सबक निकलता है। आज के इस इंफॉर्मेशन जमाने में किससे मिलते जुलते हैं, किसके नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और किन रेड फ्लैग्स को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, ये सब कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हर छोटा फैसला काउंट होता है अब। दिखने में छोटे छोटे फैसले, जैसे छुट्टियों के दौरान एक सीमिंगली हार्मलेस लंच इनविटेशन एक्सेप्ट करना, या किसी ऐसे शख्स के साथ पुराने रिश्ते को कंटिन्यू करना जिसका सोशल सर्किल क्वेश्चनेबल हो, ये सब आगे चलकर कैसे कानूनी दस्तावेजों में दर्ज होकर सामने आ सकते हैं। क्योंकि आज के समय में लिया गया कोई भी कदम हवा में गायब नहीं होता है। एग्जैक्टली। हर एक चीज का अपना एक ठोस फुटप्रिंट होता है जो सालों बाद ट्रैक किया जा सकता है। और यही फुटप्रिंट मुझे आज के इस टॉपिक से जुड़े एक आखिरी और सच कहूं तो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या सवाल है? हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात की, हमने प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की बात की,
पर इस मॉडर्न डिजिटल एज में जहां हर एक छोटी मुलाकात, हर फ्लाइट का पैसेंजर, लोग हर एक ईमेल और यहाँ तक कि फ़ोन की लोकेशन का एक परमानेंट पेपर ट्रेल होता है, तो क्या समाज की इस इतनी ऊंची सतह पर सच्ची विलफुल इग्नोरेंस क्या सच में संभव रह गई है? जानबूझकर अनजान बने रहना आप कह रही हैं? जी हाँ, यानी सोसाइटी के हाईएस्ट लेवल्स पर जब आपके पास दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो, तब जानकारी होने के बावजूद आंखें बंद रखने का चुनाव करना क्या खुद अपने आप में ही एक कानूनी और नैतिक फैसला नहीं बन जाता है? ये सच में दिमाग में तीर की तरह लगने वाला पॉइंट है। शायद एक वक्त था जब लोग सच्ची अनजानता का दावा कर सकते थे, पर आज के इस ट्रेसेबल ज़माने में आंखें बंद करना अब मजबूरी नहीं, बल्कि एक चुनी हुई सहूलियत लगती है। जो धुंधलापन हमें इन ट्रांसक्रिप्शन में दिखता है, वो शायद इन दस्तावेजों की कमी नहीं, बल्कि उन शक्तिशाली लोगों की कन्वीनियंस का नतीजा है। और इसी कन्वीनियंस को बार बार क्वेश्चन करना ऐसे दस्तावेजों को समझने की सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल सही बात है। और इसी ठोस और थोड़ा असहज करने वाले विचार के साथ हमारी आज की ये विस्तृत चर्चा यहाँ ख़त्म होती है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक, नए दस्तावेजों और ऐसी ही गहरी इंसाइट्स के साथ। तब तक अपने नेटवर्क्स और अपने पेपर ट्रेल्स पर नज़र रखिए।